ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और स्कॉलर्स क्लासेस के आज हम लोग जो सीट आपको मिला है उसके सेकंड पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका जो दूसरा टॉपिक आपको मिला हुआ है सीट पेपर में, वो आपका जो टॉपिक रिलेटेड है वो टॉपिक रिलेटेड किससे है देखिएगा, एचसीएफ एलसीएम एंड फैक्टर से रिलेटेड है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। इसका सॉल्यूशन आप ज़रा देख लीजिए, जो पेपर आपको मिलेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से दिया हुआ है क्या, पहला नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा है, दो संख्याओं का लॉसा। तो यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं का लॉसा आपका दिया गया है 2310, ठीक है। और उनका मौसा, तो उनका जो मौसा है ये आपका है कितना, 30। इनमें से एक संख्या, ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या इसकी पहली संख्या ये आपका कितना है 210। तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला सर जी ने आपको बताया होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ये आपका होता है मौसा और गुणे क्या होता है लौसा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। तो उस हिसाब से अगर हमको निकालना है यहाँ पर दूसरी संख्या तो क्या होगा, मौसा गुणे लौसा। तो मौसा कितना है आपका, देखिएगा ये हो गया आपका 30, लौसा कितना है 2310 और बटा कितना हो गया आपका पहली संख्या 210। यहाँ से कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए क्या ये 21 से कटता है तो 21 से कट जाएगा, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 11 तिया 33। यानी यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो दूसरी संख्या है वो 330 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक इसी तरह से देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हमको लॉसा निकालना है। तो लॉसा बराबर क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा और आपका महत्तम समापवर्तक दिया गया यानी मौसा हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका 1500 और उसका मौसा कितना गया है 10। तो यहाँ से काट देंगे, कितना आ पाएगा 150, ठीक है। यानी दूसरे क्वेश्चन का कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 13 है। तो वे संख्याएं बताइए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और इन दोनों का मौसा कितना है आपका 13 है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो देखिएगा गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 का 5, 15 तिया 45 का 5 हाथ में आया 4, 15 कम 15 4 19। यानी उनमें से एक संख्या होगी आपकी 195 और दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो 11 का गुणा 13 में कर दीजिए, 11 तिया 33 का 3 हाथ में आया 3 और 11 कम 11 और 3 कितना हो गया 14। यानी उनमें से एक संख्या है 143 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 195। हमने कैसे किया, 15 का गुणा 13 में कर दिया, 15 और 11 का मौसा है 13, तो 15 का गुणा हमने 13 में कर दिया, 11 का गुणा हमने 13 में कर दिया। इस तरीके के सवालों में सीधे हमको संख्याएं मिल जाती हैं। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 143 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 195। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त 315 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवालों का कैसे लगाएंगे, हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 5x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 7x है, ठीक है ना। तो एक संख्या हमारी 5x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 7x है। तो इन संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है। तो आप इसको कई तरीके से भी लगा सकते हैं, देखिए। तो 5x और 7x का लघुत्तम समापवर्त कितना है 315 है। तो यहाँ से अगर 5x और 7x का कोई हमसे लघुत्तम पूछे
तो हम क्या जवाब देंगे, 35x उसका लघुत्तम होगा। ठीक है, 35x लघुत्तम होगा। हमने यहाँ पे 5 और 7 का अनुपात में दोनों संख्या दिया था, तो हमने मान लिया पहली संख्या हमारी 5x है, दूसरी संख्या हमारी 7x है, तो दोनों का लघुत्तम 7 पचे 35x हो जाएगा, जो कितना दिया है 315। अब यहाँ पे इसको काट सकते हैं, तो 9 बार में देखिएगा, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 3 27, 4 31, ये 9 बार में कट जाएगा। यक्स का मान कितना हो गया 9। तो पहली संख्या हमारी बच्चों 5x है, यानी 5 गुणे यक्स का मान हमने निकाला 9, यानी कितना हो गया 45। दूसरी संख्या है हमारी 7x, यानी 7 गुणे 9 कितना हो गया आपका 63। हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 45 और 63 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 5 छके 30 और कितना हो जाएगा 31। तो 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 5 छके 30 31। फिर 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1, 4 छके 24 और कितना हो गया 25। गुणा कर दीजिए, 5 2 1 3, 5 3 8 2, कितना हो जाएगा 2835। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, तो नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्त हो सकती है। तो देखो 84 है, अगर हम 27 का पहाड़ा पढ़ें, यानी 84, देखो 84 27 से नहीं कटेगी, यानी 84 कभी भी 27 का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। इनमें से केवल वही संख्या लघुत्तम समापवर्त हो सकती है जो 27 से कटेगी। तो देखो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मान लो 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 84 नहीं आता, यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा। 130 भी नहीं आएगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 27 का पहाड़ा पढ़िए, देखिएगा तो 5 बार में अगर 27 गुणे 5 आप करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में आए 3, 5 दूनी 10 3 13, तो 27 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 135 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि 27 का मौसम, दो संख्याओं का मौसा अगर 27 है तो उनका लौसा क्या हो सकता है 135 हो सकता है, क्योंकि 135 ही वह संख्या है जो 27 से क्या हो रही है, कट जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 135। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है। चलिए एक आसान सा सवाल पहले उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 180 का हमको वो निकालना है कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हम 180 का सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 से कट जाएगा, फिर ये, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। अब हम जितने भी ये संख्याएं हैं इनको घात के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड है इनको घात के रूप में लिखेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब ये गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 2 2 बार आया है तो ये हो गया 2 पे घात 2 गुणे 3, 2 बार आया है 3 पे घात 2, और 5 एक बार आया है तो 5 पे घात 1। अब इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो देखो बच्चे इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी संख्या के अगर हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उस तरह से इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके घात के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब ये जो घात आते हैं इस सब में एक एक जोड़ करके इनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 पे घात 2 है तो हम लिखेंगे 2 धन 1, 3 पे घात 2 है तो हम लिखेंगे 2 धन 1, यानी घातों में एक जोड़ना है। 1 पे घन लिखेंगे 1 धन 1, तो 2 में 1 जोड़ें कितना होगा 3, 2 में 1 जोड़ें कितना होगा 3, 1 में 1 जोड़ें कितना होगा 2। अब इनका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 दूनों 18, यानी 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 18 गुणनखंड होंगे। अच्छा दूसरी चीज अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 8, 8 के सभी गुणनखंड का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब ये है कि 8 कितनी संख्याओं से कटता है, कट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या अगर दी गई है तो 1 और वह संख्या स्वयं हमेशा उसके गुणनखंड होंगे, यानी 1 और 8 तो 2 गुणनखंड इसके पहले हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद से हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी संख्याओं से कट जाएगा। तो देखो ये आपका किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा,
4 से कट जाएगा, ठीक है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब अपने नियम से देखते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे 8 है, 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 पे घात 3 होगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकलेगा? इसका जितना भी घात होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, 3 और 1 कितना हो गया? 4। और देखिए काउंट करने पर भी हमको यहाँ पे कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका होता है किसी भी संख्या के गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब जब दिए गए सवाल के गुणनखंडों को हम लोग कैसे निकालेंगे। हमारे पास यहाँ जो संख्या दी गई है वो है 100। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 25 20, 25 100। इसको आप लिख सकते हैं 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2। तो 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बराबर, 2 पे घात 2 है तो हम लिखेंगे 2 धन 1, 5 पे घात 2 है तो लिखेंगे 2 धन 1। घात को लिखना है, याद रखना है। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 गुणे 3 कितना हो गया आपका? 9। यानी 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 9। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बिल्कुल बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सातवां में देखिएगा 7/9, 14/15 और 7/10 का हमको निकालना है क्या? लौसा निकालना है। क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो लौसा क्या होता है? जब किसी भी भिन्न का अगर आपको लौसा निकालना है तो लौसा निकालना है तो अंशों का निकालेंगे लौसा, ठीक, और ठीक उसके विपरीत हरों का निकालना होगा मौसा। उसी प्रकार से अगर हमको इसका मौसा निकालना होता भिन्नों का, तो मौसा निकालना रहता तो हम क्या करते? अंशों का मौसा निकालते और हरों का लौसा निकालते। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? 7, 14 और 7 का हमको निकालना है क्या? लौसा। और 9, 15 और 10 का हमको क्या निकालना है? मौसा। क्लियर है? तो 7, 14 और 7 का लौसा कितना होगा? 14 होगा। और 9, 15 और 10 का मौसा हमसे पूछ रहा है, तो इसका मौसा क्या होगा? तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं, जिससे ये क्या हो जाए? तीनों संख्याएं हमारे क्या होंगे? कट जाएं। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मौसा जो होगा वो कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। तो देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें से ये दिया नहीं है आपका, तो इसमें से ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है इसको आप सही कर लीजिएगा। इसको 14/1 कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 14/1 कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हमको फिर से लौसा निकालना है। तो लौसा निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंश का लौसा, यानी 2, 3, 4 और 9 का लौसा निकालेंगे। और नीचे वाला 3, 5, 7 और 13 का क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 और 9 का लौसा, तो देखिएगा 2 और 4 का लौसा 4 होगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 दूना 4 होगा। 3 और 9 का लौसा कितना होगा? 9 होगा। तो यानी कि अब हमको 9 और 4 का लौसा निकालना है। तो 9 और 4 का लौसा कितना होगा? तो देखिएगा 9 चौको 36, ये कितना होगा आपका? 36 हो जाएगा। और 3, 5, 7 और 13 के बारे में आप विचार करेंगे तो 3, 5, 7 और 13 ये चारों जो अंक है वो 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। मतलब ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी जिससे कि ये चारों संख्या हमारे कट जाए। तो इसका जो मौसा होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, 30, 36 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? देखिएगा सार्वगुणज अगर हमको निकालना है
तो ये इसका हमको निकालना पड़ेगा लॉसर। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? लॉसर। और सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होगा? इसका हमको निकालना पड़ेगा मौसर। तो सार्व गुणज का मतलब लॉसर और सार्व गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? मौसर। तो देखिएगा 30, 36 और 42 का हम लॉसर भी निकालेंगे और मौसर भी निकालेंगे। तो आप ऐसे एक संख्या के बारे में सोचिए जिससे ये तीनों कट जाते हों, तो दिमाग दौड़ाइए। तो मान लीजिए 3 से काटते हैं, 3 दहा में 30, 3 एक कम 3 दूना 6, 3 एक कम 3 चौक को 12। अभी देखिए क्या कोई ऐसी संख्या और मिल रही है जिससे तीनों कट जाएं? तो 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों कट रहे हों, यानी कि यही आपका इसका मौसा हो जाएगा। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये इसका मौसा हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। और यही इसका क्या है? सार्व गुणनखंड है। यही इसका क्या है? सार्व गुणनखंड। बड़ा सार्व, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कितना होगा? 6 होगा। और लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। 3 2 5 6 7 का आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि जो इसका लौसा होगा 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, गुणा करिए तो 3 दूना 6, 6 पचे 30 गुणे 6 सत्ते 42, 3 दूना 6, 3 चौक को 12, 0 हो जाएगा। अब हमको इसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल बराबर 6 गुणे 1260 बराबर 6 सुनाई सुन, 6 का 36 का 6 हाथ में आए 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ में आए 1, 6 एक कम 6 1 7, यानी 7560। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 7560। ठीक है, 10वां देखिएगा, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 84 के सभी गुणनखंडों को आप लिखिएगा। 84 का गुणनखंड 1 होगा। ठीक, ठीक है, फिर 84 का गुणनखंड 1 84 होगा, 2 तो अनिवार्य रूप से होंगे। अब इसके अलावा आपको देखना है कि ये 84 किन किन अंकों से कट जा रहा है। तो 84 आपका एक 2 से कट जाएगा, 84 आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप आगे बढ़िए, 12 सत्ते 84 तो 7 से कट जाएगा, फिर 12 सत्ते 84 12 से कट जाएगा, फिर 6 कम 6 चौको 24 6 से भी कट जाएगा, फिर और दिमाग दौड़ाइए तो 6 कम 6 और 6 चौको 24 14 से भी कट जाएगा, 14 6 84। और बताइए किससे कट जाएगा ये? तो 6 सत्ते 42 से भी कट जाएगा ये आपका। ठीक, फिर 12 चौक को सॉरी 42 से आपका कट जाएगा, 42 दूना 84। और कोई अंक बताइए जिससे कट जाए? तो 42 से कट गया, 36 36 दूना 72 से कटेगा नहीं। और किसी अंक से मुझे लगता है कि ये नहीं कटेगा, 28 से कटेगा नहीं, 28 से 25 75, 3 तिरिक 9, नहीं कटेगा। तो ये संख्याएं हैं। अब इसमें से देखो कौन से ऐसे गुणनखंड ऐसे हैं जो 7 के गुणज हैं। तो 7 के गुणज मतलब 7 का गुणा करने पे वो आता हो। तो एक तो आपका है 7, फिर 7 दूना 14, फिर 7 छक्का 42, और फिर ये 7 एक कम 7 और 7 दूना 14 84 आपका है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इसमें 7 का गुणज हो, यानी कि वो 84 का गुणनखंड हो और 7 का गुणज हो। ऐसे कुल कितने अंक हमको मिले हैं? तो 7 है, 14 है, 42 है और 84 है। तो सबको जोड़ दीजिए, तो सबका योगफल निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो जोड़िए, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17। कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। 11 11 2 13 4 17,
84 के सभी गुणनखंडों का योग, तो 84 हो गया मान लीजिए, 42 हो गया, या फिर देख लेते हैं 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, देखिए 21 भी होगा, छूट रहा था, 21 भी होगा, फिर 3 सते 21, 7 एक कम 7, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूना 4, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 दूनी 42 हो गया, और 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 भी देखिए होगा, 3 बटे 24 का 4 हाथ में है 2, और 3 दूना 6 2 8, 28 भी होगा। तो देखिए इतने होंगे, 7 14 42 84, 7 14 42 84, और ये आपका हो गया 28, और ये हो गया 21। अब जोड़िए सबको, तो 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 17 8 25, 25 25 25, और ये कितना हो गया 26, 26 का 6 हाथ में है 2, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, और 17 2 19, कितना आएगा आपका 196। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये देखिए 84 कितने गुणनखंड होंगे, कौन कौन से हैं, 1 84, 2 4 7 12 6 14 28 21 42, और इनमें से ऐसे कितने हैं जो 7 के गुणज हैं, तो वो हमने लिखा 7 हैं, 14 है, 42 है, 84 28 और 21 है। इन सबको जोड़ दिए तो कितना आएगा आपका 196। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल बीच में कह रहा है, तो 21 के 49 के बीच, तो 7 चौक को 28, 7 पचे 35, 7 छाक 42, ये 3 होंगे। अब इनका योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो योगफल कितना होगा देखिएगा, 8 5 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 का 5 हाथ में आया 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 105 होगा। और फिर कह रहा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो वो कौन सी संख्या है जिससे 25 भी कट जाता है और 30 भी कट जाता है, तो वो 5 होगा। ठीक है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब जब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कहेगा ना, तो इसका मतलब कि आपको मौसा पूछ रहा है, तो मौसा कितना होगा इसका 5। अब कह रहा है कि 105 में 5 का भाग दीजिए, तो 105 में आप 5 का भाग देंगे, देखिए यहाँ पे भाग का सिंबल बना हुआ है, तो भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, कितना आ रहा है हमारा उत्तर 21 आ रहा है। ठीक है, फिर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें गुणनखंडों का आपको योगफल निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर कहता है कि, जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए छोटा सा, मान लीजिए आपने ले लिया 24 का, कहता है 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। ठीक, तो करना क्या होगा, आप 24 का गुणनखंड कर दीजिए, 24 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 एक कम 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, तो कितना होगा 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 3। अगर इसके सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो ध्यान से देखिएगा क्या काम करेंगे। यहाँ पे 2 पे घात 3 है और 3 पे घात 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 का घात 0 से शुरू करेंगे और 3 तक जाएंगे, यानी कुछ इस तरह से 2 पे घात 0 धन, 2 पे घात 1 धन, 2 पे घात 2 धन, 2 पे घात 3। क्यों 3 तक गए, क्योंकि यहाँ पर 2 पे घात 3 है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 0 से करेंगे, फिर गुणा करना है, 3 पे घात 1 है तो 3 पे घात 0 धन 3 पे घात 1। अब देखो 2 पे घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 पे घात 1 का मान 2 होगा, 2 पे घात 2 का मान 4 होगा, 2 पे घात 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8 होगा, गुणे 3 पे घात 0 का मान 1 होगा, 3 पे घात 1 का मान 3 होगा। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 4 3 7 और 8 7 15, और गुणे 3 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौक कितना हो गया 7। यानी इस तरीके से 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया 60। अब यही तरीका हम जो है इस सवाल पर भी लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा सवाल है हमारा, 96 के
सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12वां है, 96 के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए सब 96 का गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 चौबीस 48, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। तो कितना होगा, 2 पे घात 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 गुणे 3 पे घात 1। तो इसके सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से। 0 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4, 2 पे घात 5 गुणे 3 पे घात 0, 3 पे घात 1। 2 पे घात 0 का मान 1 होता है, 2। 2 पे घात 2 का मान 4 हो गया, 2 पे घात 3 का मान 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 पे घात 5 का मान 32 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे और गुणे 3 पे घात 0 का मान 1, 3 पे घात 1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 3 7, 8 7 15। ठीक है, 15 15 30 और 1 31। ठीक है, 31 और 32 तो कितना हो जाएगा आपका, 31 और 32 63 हो जाएगा। गुणे 3 और 1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 का 2, हाथ में आया 1, 4 छक्के 24 और 1 25। कितना आ गया हमारा, 252। बहुत आराम से ये क्वेश्चन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, 252। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह से 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। चलिए कोशिश करते हैं। 13 का क्या हो गया, 210 का गुणनखंड करिएगा। तो 2 एक कम 2 पचे 10, फिर आपका काटेंगे 3 तरीक का 9, 3 पचे 15, फिर 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। तो 210 को क्या लिखेंगे, 2 पे घात 1 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1 गुणे 7 पे घात 1। तो गुणनखंड क्या होगा, 2 पे घात 0 धन 2 पे घात 1 गुणे 3 पे घात 0 धन 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 0 धन 5 पे घात 1 धन 7 पे घात 0 धन 7 पे घात 1। तो मान निकालिएगा भैया। 2 पे घात 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर धन 2, 3 पे घात 0 का मान 1 धन 3, 5 पे घात 0 का मान 1 धन 5, 7 पे घात 0 का मान 1 धन 7। तो कितना हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6, 7 1 8। सबका गुणा कर दीजिए। तो 4 तिहाई 12, 8 छः 48, 12 बटे 96 का 6, हाथ में आया 9। तो 12 चौको 48 और 9 कितना हो गया, 57। कितना आपका आंसर आ गया, 576। ये आपका आ गया 576। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आप खुद निकालिएगा। सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि आप इसका लौसा निकालेंगे, लौसा निकालिएगा। देखिएगा 4 5 और 6, 4 5 और 6 का अगर आप लौसा निकालोगे तो इसका लौसा आपको क्या मिलेगा, तो निकाल लीजिए आप। देखिएगा तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 60। तो मुझे लगता है कि इसका जो लौसा होगा वो 60 होगा। और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज तो आप निकाल लीजिए, 4 5 और 6 का। तो देखिएगा 4 5 और 6 का सार्वगुणज आपका कितना होगा, तो 2 दूना 4, 5 2 तिहाई 6, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना 4 पचे 20 तिहाई 60। तो 60 हो गया सार्वगुणज इसका। फिर दूसरा वाला कौन सा है, 5 6 और 9। ठीक, तो 5 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तरीका 9। अब 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90। तो कितना हो गया आपका 90। इन दोनों का अंतर हमको चाहिए। तो याद रखना हमेशा भी, अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज है 60, 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज है 90। और दोनों का अंतर क्या, तो किसमें से किसको घटाएंगे बताइए, 90 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 30। यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा, 30 होगा। ठीक है,
15वां खुद करिए, ट्राई मारिए। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है, मतलब लौसा निकालना है। 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है, मतलब कि मौसा निकालना है, फिर भाग देना है। करिएगा। 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या, ये भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मैंने बता दिया है आपको। फिर देखिएगा 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब लौसा निकालना है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर निकालना है। तो मौसा निकाल करके दोनों को घटा देना है। ठीक है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, आप इसको निकाल सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, 18 देख लीजिए। 105 है, ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। तो इसको लिख सकते हैं 105 को 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1 गुणे 7 पे घात 1। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? याद रखिएगा, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योगफल, इन सबका अलग अलग तरीका है और तरह तरीके याद रखने हैं। तो गुणनखंडों की संख्या में घात में 1 जोड़ते हैं, तो 1 धन 1, 1 धन 1, 1 धन 1 कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा आपका आंसर? 8 हो जाएगा। यह आंसर आपका सही है। फिर कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं, देखिए 100 है तो क्या लिखेंगे इस पे? 100 का गुणनखंड कितना है? 5 पचे 25 और चौक को 100, तो 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2, 2 दूना 4, पचे 20, पचे 100। तो ये आपका होगा। गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसका योगफल बराबर कैसे हो जाएगा? 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 0, 5 पे घात 1 धन 5 पे घात 2। ऐसे करते हैं। 0 से स्टार्ट करके जितना घात रहता है उतने अंक तक जाते हैं और सबको जोड़ करके आपस में गुणा करना होता है। तो 2 पे घात 0 का मान 1, 2 पे घात 1 का मान 2, 2 पे घात 2 का मान कितना हो गया? 4। फिर 5 पे घात 0 का मान 1, 5 पे घात 1 का मान 5, 5 पे घात 5 का मान 25। तो 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 25 5 कितना होगा? 30 और 1 31 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 एक 21, कितना आएगा आपका? 217। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज मतलब कि लौसा निकालना है। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज मतलब कि आपको लौसा निकालना है, और दोनों का लौसा निकाल करके क्या करना है? आपको जोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए तब बस आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि अब अगला जो है, अगला जो इसका सीट है भिन्न भिन्न और बाकी संख्याएं, उसका जो सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट